किया था, नेताजी ने वो किया था। सैनिकों के संबोधन में भी अखिलेश यादव जी ने कहा कि 100 नहीं जाता था, नेताजी ने भिजवाया था। अरे भैया 12 से 17 में तो आप थे, आप तो नहीं बता रहे कि मैंने क्या किया था। मैंने क्या किया था उत्तर प्रदेश में? केवल जातिवाद को बढ़ावा, गुंडों माफियाओं को प्रश्रय, सारी सरकारी और गरीबों जमीनों पर कब्जा। जहां ये चुनाव एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा एक्सप्रेसवे कौन बनाया था? आप बताइए, आगरा एक्सप्रेसवे कौन बनाया गया? आज आपको याद आ रही है दलितों की? मेट्रो ट्रेन कौन बनाया था? कौन बनाया था? दलित जो है, ओपी सिंह जी, बात याद कर लीजिए। आज आपके पास बजट नहीं है कि छात्रों को स्कॉलरशिप दे पाए। ओपी सिंह जी, आपके पास कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं है छात्रों को पढ़ाने के लिए। वो स्कॉलरशिप भी दिया था, तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं। देखिए, मैं तो नेताजी के कृत्यों की बात कर रहा हूँ। 17 का अगर सुनना है तो आप सुन लीजिए। कोई मुद्दा नहीं है। अमिताभ जी केवल भावनात्मक। अरे भैया, मुलायम सिंह का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिन भी नहीं गए। किस सम्मान की बात करते हो? और उस सम्मान को भी याद करो कि मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में 2019 चुनाव के पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी आप ही दोबारा प्रधानमंत्री हो। तब सपा के लोगों ने कहा ये क्या बोल दिया, ये उम्र का तकाजा। भैया सम्मान हम भी करते, हर आदमी उत्तर प्रदेश का करता, इसलिए करता। वो दल से बाहर थे, दल वो हर दल का सम्मान करते थे और हर दल वाले उनका सम्मान करते। ठीक ओपी सिंह जी, आप बताइए उनके निधन पर कौन नहीं गया? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात, ठीक। ओपी सिंह जी आएंगे आपके बाद दोबारा। अशोक देव जी रुकिए, मैं विक्रम राव साहब के पास चलूंगा। एक राव साहब, एक गंभीर किस्म का सवाल है। इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उसके बाद केसी त्यागी ने एक बयान दिया, ठीक, कि मुलायम सिंह जी के सम्मान में सभी दलों को चाहिए कि वहां उम्मीदवार ना खड़ा करें और डिंपल को निर्विरोध हो जाने दें। ठीक, केसी त्यागी कौन है आप जानते ही हैं हमसे अच्छी तरह। ठीक, भाजपा के भी एक शीर्ष नेता के वो बहुत करीबी हैं लंबे समय से। ठीक, अब वहां और तो कोई था ही नहीं लड़ाई, बसपा को लड़ना नहीं था, कांग्रेस लड़ती नहीं वहां मैनपुरी में, केवल बीजेपी का उम्मीदवार लड़ना था। खैर बीजेपी ने वो बात नहीं मानी और उम्मीदवार उतार दिया, और उम्मीदवार भी शाक्य उतारा। याद कीजिए, बीजेपी में इस लीडरशिप में नहीं, जब लीडरशिप दूसरी थी तो कन्नौज में पर्चा फाइल नहीं कर पाया था बीजेपी का उम्मीदवार, उसको ए फॉर्म ही तब मिला जब लखनऊ से कन्नौज पहुंचना संभव नहीं रहा। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी मुलायम सिंह जी का सम्मान तो रख रही है भाषणों में, वो जानती है कि वो विषय तो महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़प ठीक ठाक रही है समीकरणों को बैठा के। राव साहब, दलित और शाक्य और ठाकुर और ब्राह्मण और बनिया, ये जो एक 5 समूह है जातियों का, बीजेपी इस पर फोकस कर रही है। राव साहब। बिल्कुल, पहली बात तो जो आपने कही उसी का इंटरप्रिटेशन करें, परिभाषा करें जी। मायावती के वोट, पिछली बार मायावती खुद गई थी और गेस्ट हाउस कान कैब तब वापस लिया गया था, एक सौदा था वो जी। ठीक है, कितने जीते, लाख पाने के पैर। यहाँ मुलायम सिंह यादव जी सवाल नहीं है उनका, उनकी एक स्टेटस है, उनका इतिहास में एक जगह उनकी है, उनका अपना एक प्रतिष्ठा है उनकी है, उनके नाम को वोट बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से जनता वोटर बहुत चालाक हो गई है, मुलायम सिंह जी के नाम से वो भावनात्मक रौ में बहेगी नहीं वो, एक बात। और मुलायम सिंह जी की क्षमता उनकी बहू से नहीं की जा सकती है। क्या क्या हम लोग सारे हम भूल गए हम तो इसका क्या योगदान रहा भारत की राजनीति में, जन आंदोलन में, जेल जाने में, कहाँ मुलायम सिंह, कहाँ वो बहू।
यही होता, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी चुनाव, बनारस लड़ने वाली थी, और उनका बेटा कैसे हार गया, सोनिया गांधी का। वो मेरे ख्याल ये बिल्कुल गलत समीकरण है। राजनीति शास्त्र का छात्र होने के नाते मैं बताऊँ आपको, बहुत बड़ा समीकरण होगा यहाँ, यही जो जात का है। आप ये मत भूलिए कि इस जात में जो बीजेपी वाले हैं, मैं शातिर शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े चालाक हैं। ये चाणक इनके पुराने रहे, इनके हर जगह ये दांव चेस की तरह शतरंज चुनते हैं। शाह की को लिया आपने, मायावती की जोड़ी, मायावती किन हालातों में किन कारणों से वोट देगी समाजवादी पार्टी को, क्यों कहेगी वो तो और परेशान हुई है। तो समाजवादी वो या तो एब्सटेन करेंगे, वो तो वोट नहीं देंगे, या फिर वो लोग ठीक बात कह रहा हूं साहब ने। और बीजेपी भाजपा का जो समझौता है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। बड़े बड़े लोग कहते हैं डबल सेंचुरी मारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ, डबल सेंचुरी का 150 तक रह गए थे। तो मायावती इतनी चतुर है, वो ऐसे सौदेबाजी के बिना वोट नहीं देगी, और तय है भारतीय जनता पार्टी के आगोश में आ जाएगी। एक चीज मुझे समझ में आती है जो राव साहब ने की, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर अनीता जी और फिर ओपी यादव और फिर अशोक देव जी के पास आऊंगा। मायावती के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये बुद्धिमानीपूर्ण कदम होगा, और वो इस पर सोच भी चुकी होंगी, और इसका इशारा उन्होंने किया भी था जब आजमगढ़ और उसका परिणाम आया था रामपुर लोकसभा का बाय इलेक्शन का। अगर मैनपुरी, खतौली और रामपुर 3 स्थानों का परिणाम सपा के पक्ष में नहीं रहे, तो 24 में मायावती अटारी पर खड़ी होकर यह क्लेम कर पाएंगी मजबूती के साथ कि माइनॉरिटी अखिलेश यादव की पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ सकती। प्रूव हो गया, हमारे साथ आओ। अखिलेश यादव की पार्टी को वोट देने का मतलब वोट खराब करना। मायावती का जो पैटर्न है, जो मैं देख रहा हूं बसपा के लोगों से बातचीत करके जो समझ में आ रहा, वो यही है। मैनपुरी में उनके लिए सूट ये करेगा कि भाजपा जीते, रामपुर में आजम हारे और खतौली में जयंत का उम्मीदवार हारे। ओपी यादव जी, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ठीक है? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? जी, निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि खतौली में मदन भैया और मैनपुरी बाय इलेक्शन और रामपुर, अगर समाजवादी पार्टी को कहीं डेंट होता है तो निश्चित तौर पर माइनॉरिटी कनेक्ट के लिए बीएसपी अपना प्रयोग बढ़ा देगी। और जो आपने कहा, मैं उस पूरी बात से सहमत हूं कि आजमगढ़ के जब नतीजे आए थे, तुरंत बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान भी किया था कि माइनॉरिटी अपने आप को ठगा महसूस करता है समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के साथ। लेकिन चूंकि अब इसके नतीजों के बाद ये चीज़ें परिभाषित होगी कि बीएसपी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बीएसपी की लीडरशिप ने भारतीय जनता पार्टी के साथ टेक एंड गिव की पॉलिसी पर काम जरूर किया होगा, मैं मानता हूं व्यक्तिगत। वो तो भाजपा, वो मायावती जी बताएंगी कि क्या है टेक है, क्या गिव है। लेकिन मुझे पॉलिटिकली ये बात समझ में आती है, और इमरान मसूद ने उसका संकेत भी दिया था हाल में। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी, जो परिवार आजम खान साहब जैसे नेता की हिफाजत नहीं कर पाया, वो कह रहा है कि हम पूरे कौम की हिफाजत कर लेंगे। ये नारा दे रहे हैं इमरान, ये बड़े खतरनाक नारा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे बताओ क्या दशा बना दी आजम खान की, और उनकी सुरक्षा रक्षा क्यों नहीं हो पाई। एक बड़ा पेच है। अनीता मिश्रा जी, जो लोग 5 साल शिवपाल जी के साथ संघर्ष किए, जिसमें आप लोग भी हो, सब पूरी निष्ठा से लगे रहे, तो राजनीति में कोई धर्मशाला खोलने तो आता नहीं तो फिर वहां नहीं चला जाए ऋषिकेश। जब यहां है, राजनीति कर रहा है, घर के पैसे लगा रहा है आने जाने में, तो कुछ उसकी महत्वाकांक्षा होती है? स्वाभाविक। ऐसा तो नहीं कि कोई मुमुक्ष आश्रम में है। वो सब लोग कहां जाएंगे? अच्छा, फिर जिनकी इन दो लोगों के बीच में
संबंध ठीक हो गया, चूंकि ब्लड एक है, हम मान लेते, इस बात को मान लेते, इस थ्योरी को। अनीता जी समझिएगा, बड़ी महीन बात है। लेकिन जिन लोगों ने, इनसे नीचे वालों ने एक दूसरे को खरी खोटी सुना दी, उन्होंने तो डायरी में नाम नोट कर लिया। अब उनकी एंट्री कैसे होगी अनीता जी? यही एक बात है जो माननीय सबसे बड़ी खासियत है। उनका जो संगठन की क्षमता है उनके अंदर, उसका कोई हानि नहीं है सर। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी में टिकट ना मिलने पे कितने लोगों की, जैसे लग रहा था भगदड़ मच गई, कितने लोग भागे। इवन बीजेपी के लोग भी, कोई बीजेपी छोड़ के उधर जा रहे हैं, सब लोग टिकट की। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में एक टिकट मिला शिवपाल सिंह यादव जी को, लेकिन उनको छोड़ के जाने वाली की संख्या नगण्य है। तो आप इस बात को समझें कि जो लोग भी प्रगतिशील समाजवादी, मतलब शिवपाल जी के साथ जो लोग हैं, शिवपाल जी के साथ जो लोग हैं वो दीक्षा लिए हुए हैं, संन्यास लिए हुए लोग हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप देखिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका जो ज्ञान है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसका भी कोई सानी नहीं है। तो आप मुझे बताएं संख्या। मैं बताता हूँ, अनीता जी, मैंने संख्या नहीं, अनीता जी एक मिनट